क्या है ये स्ट्रोक? स्ट्रोक को आम भाषा में लकवा कहा जाता है। ज़्यादातर हाइपरटेंसिव लोगों में यानी जिनका बीपी बढ़ता है, डायबिटिक लोगों में यानी जिनकी शुगर बढ़ती है, ओबीज लोगों में यानी मोटापा से ग्रस्त लोग जो होते हैं। कितने % चांसेस रहते हैं कि उनको स्ट्रोक हो सकता है? एवरी 6 सेकेंड्स एक इंसान स्ट्रोक से ग्रस्त होता है। क्या साइन और सिम्टम्स रहते हैं इसके? फास्ट का मतलब F से है फेशियल डिविएशन, A से है आर्म की वीकनेस, S से है स्पीच की डिस्टर्बेंस। मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पर क्या रहता है? कोई इंसान हमारे पास 4.5 घंटे की अवधि के बाद आया है, टेक केयर ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि बीपी का बढ़ जाना, एकदम शूट अप करता है बीपी जब स्ट्रोक होता है। क्या ट्रीटमेंट रहता है? अगर पेशेंट विंडो पीरियड में आ गया और उसकी हमने थ्रोम्बोलिसिस कर दी जो कि सक्सेसफुल हुई है, उसको 2-3 दिन बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ केयर सीरीज प्रेजेंटेड बाय SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आई एम विद यू शिखा यादव। हम सभी अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं और काफ़ी हद तक जीते भी हैं और उसमें खुश भी रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ कुछ ना कुछ आती रहती हैं और हेल्थ हमारी कॉम्प्रोमाइज़ उसमें होती है। कई बार उसके सिम्टम्स पहले आते हैं और कई बार उसके सिम्टम्स कुछ बाद में भी आते हैं। अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें कि क्या सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जो आजकल हमारा चल रहा है, चाहे या अनचाहे, वो कई चीज़ों को अफेक्ट करती है, हमारी हेल्थ पर उसका कुछ इफेक्ट होता है जो कि आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में भी तब्दील हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स क्या ब्रेन से रिलेटेड किसी बड़ी प्रॉब्लम को भी पैदा कर सकती हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन किसी भी पर्सन की लाइफ में क्रिएट कर सकती है। इस सब के बारे में बहुत कुछ डिटेल में जानने के लिए बात करते हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर दिव्या गोयल से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर दिव्या। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर दिव्या, काफ़ी सारे सवाल मेरे दिमाग में जिनको मैं आपसे बहुत ही क्लैरिटी के साथ जानना और समझना चाहूँगी। स्ट्रोक की बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में। टर्म बहुत इजी सा है, लेकिन आई एम श्योर कि डेफिनेटली काफ़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं। क्या है ये स्ट्रोक? एक लेमैन कैसे इसको समझ सकता है? स्ट्रोक को आम भाषा में लकवा कहा जाता है, कुछ लोग इसको अधरंग के नाम से भी जानते हैं। तो स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। इसमें सडन ऑनसेट वीकनेस ऑफ द बॉडी होती है। तो कोई एक हिस्सा कमज़ोर हो जाना, जिसके कारण जो कि सारे ज़िंदगी आपके साथ रहती है फिर। इसीलिए ये बीमारी इतनी गंभीर है, इतनी बड़ी है, क्योंकि नॉर्मली जो इंसान मोटर पावर से चलता फिरता बोलता चालता है, वो जब हैम्पर हो जाता है तो उसको बहुत ही हेल्पलेस महसूस होता है। तो ये चीज़ स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। इस स्ट्रोक को कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल के साथ रिलेट कर सकते हैं? जी, स्ट्रोक एक कॉमन बीमारी है जो कि ज़्यादातर हाइपरटेंसिव लोगों में यानी जिनका बीपी बढ़ता है, डायबिटिक लोगों में यानी जिनकी शुगर बढ़ती है, ओबीज लोगों में यानी मोटापा से ग्रस्त लोग जो होते हैं, या सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो भी आपने नाम लिया कि ज़्यादा चलने फिरने की एक्टिविटी ना होना, लाइफ में ज़्यादा देर बैठे रहना। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हमारे यंगस्टर्स ज़्यादा लैपटॉप स्क्रीन्स पर बैठते हैं और 24-24 घंटे वो उसी पर लगे रहते हैं, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम जैसे एनवायरनमेंट में। और इसके अलावा स्मोकर्स, अल्कोहलिक्स और जिनके कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है वो, या फिर जो ऑलरेडी हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं वो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रोक के दायरे में हैं, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं स्ट्रोक का रिस्क भी कैरी करते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे कि ओबीस हो गया, या आजकल तो 90% ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग फ्रॉम होम ओनली, क्या इस तरह के लोगों में, एंड सिमिलरली ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये भी आपने मेंशन किया, कितने % चांसेस रहते हैं कि उनको स्ट्रोक हो सकता है? बिकॉज एज यू सेड कि ये सडन होता है ये प्रॉब्लम। स्ट्रोक एक बहुत कॉमन बीमारी है, जैसे मैंने कहा कि, और वर्ल्ड में डेथ्स का सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर हार्ट अटैक्स। तो इसलिए ये, और इसका इंसिडेंस ऐसा माना जाता है कि एवरी 6 सेकेंड्स एक इंसान स्ट्रोक से ग्रस्त होता है। तो इंसिडेंस काफ़ी हाई है। पर ईयर हम लगाते हैं तो 6 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड पर ईयर विद स्ट्रोक। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। इसलिए लोगों को इसकी अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है और इससे कैसे बचा जाए ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली कैसे इसको पहचान सकते हैं? बिकॉज ये सडन होता है जो भी प्रॉब्लम होती है स्ट्रोक में, क्या साइन और सिम्टम्स रहते हैं इसके? स्ट्रोक के बेसिकली कुछ बहुत टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो शायद लोगों को पता भी होंगे, जैसे एक साइड की बॉडी का पैरालाइज हो जाना, जैसे आर्म मूव ना हो पाना, टांग मूव ना हो पाना, मुंह का एकदम टेढ़ा हो जाना, जुबान में थुथलाहट आ जाना। ये तो टिपिकल सिम्टम्स हैं जिसमें हम लोगों को सिखाने के लिए एक निमोनिक बताते हैं, फास्ट।
फास्ट का मतलब F से है फेशियल डिविएशन यानी मुंह का टेढ़ापन, A से है आर्म की वीकनेस, S से है स्पीच की डिस्टर्बेंसेस जैसे थुथलाना, और T इट स्टैंड्स फॉर टाइम। क्योंकि स्ट्रोक के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रीटमेंट में आती है वो टाइम है। बिकॉज अगर आप स्ट्रोक के लक्षणों के बाद टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो 4.5 घंटे की अवधि होती है जिसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। उसमें हमें पेशेंट का CT स्कैन भी करवाना होता है, देखना भी होता है कौन सा एरिया अफेक्टेड है, और उसके बाद दवाई देने का यानी क्लॉट को घोलने की दवाई जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस के नाम से जानते हैं वो भी एडमिनिस्टर करनी होती है। क्योंकि वो सक्सेसफुल टाइम पीरियड 4.5 घंटे का ही है, उससे बाद वो अनसक्सेसफुल हो जाती है जी। तो इसलिए फास्ट का निमोनिक हम लोगों को समझाते हैं, इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो लोगों को लगता ही नहीं कि उनको स्ट्रोक हुआ है, जैसे कि एकदम से दिखना बंद हो जाना। इसमें नॉर्मली लोग आई सर्जन के पास दौड़ते हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमें दिख नहीं रहा डॉक्टर साहब, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो समझकर उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं और इस दौरान जो स्ट्रोक का विंडो पीरियड है वो निकल जाता है। तो इसीलिए ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि सडनली कोई आपके साथ चीज़ हो रही है, सडन ऑनसेट विजुअल डेफिसिट, सडन ऑनसेट कानों का डेफिसिट यानी सुनने का डेफिसिट हो जाना, सडन ऑनसेट इम्बैलेंस जैसे कि एकदम से आपकी चाल में लड़खड़ाहट आ जाना, या फिर एकदम से चक्कर आ जाना और उल्टियों का ना रुकना। हालांकि इसमें भी लोग ज़्यादातर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, पेट के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ही सडन ऑनसेट हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है तो वो स्ट्रोक की कैटेगरी में डिफाइन की जाती है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत मिलें। डॉक्टर दिव्या, एज यू सेड कि 4.5 घंटे का एक ये विंडो पीरियड होता है। अगर पेशेंट इस टाइम पीरियड में आपको कंसल्ट कर लेता है तो डेफिनेटली वो क्योर हो सकता है, लेकिन अगर इससे डिले हो गया है तो कॉम्प्लिकेशन किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट इस टाइम पीरियड को क्रॉस कर गया है फिर मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पर क्या रहता है? ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक का इलाज उसके बाद नहीं हो सकता है, इलाज होगा लेकिन बहुत स्लो पेस पर होता है। जैसे कोई इंसान हमारे पास 4.5 घंटे की अवधि के बाद आया है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को खून पतला करने की दवाइयाँ डालते हैं, कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवाइयाँ डालते हैं, सर में जो स्ट्रोक के कारण ब्लॉकेज के कारण सूजन हो जाती है उसको कम करने की दवाइयाँ डालते हैं, एंड समटाइम्स सूजन इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट को दौरे भी आने लगते हैं स्ट्रोक में, तो कभी कभी दौरे की मेडिसिन भी साथ में डालनी पड़ती है जी। इसके अलावा वी टेक केयर ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि बीपी का बढ़ जाना, एकदम शूट अप करता है बीपी जब स्ट्रोक होता है तो बीपी कम करने की मेडिसिन दी जाती हैं। शुगर अगर सर्ज कर गई है तो शुगर कम करने की मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा वी टेक केयर ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो इस तरह कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलती है। प्लस क्योंकि अब एक हिस्सा पैरालाइज हो गया है तो साइड बाय साइड रिहैबिलिटेशन थेरेपी जिसमें कि फिजियोथेरेपी आती है, लिम्स की पूरी एक्सरसाइज करवाई जाती है। देन सम पेशेंट्स हैव डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में उनको दिक्कत आती है तो वो देखा जाता है, भांफा जाता है स्वेलो टेस्ट से कि वो कितना निगल पा रहे हैं जी। अगर वो बिल्कुल सक्षम नहीं है निगलने में तो उनको एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है। वो क्या होती है कि एक ट्यूब जो कि आपके नाक के रास्ते आपके पेट तक जाती है, तो सारी जितनी भी फीडिंग है, पानी पिलाना, खाना खिलाना एंड अदर थिंग्स, ये सब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा की जाती है। क्योंकि अगर हम उस वक्त पर पेशेंट को स्वेलो करवाएंगे जिस वक्त पर उसको स्ट्रोक हुआ है, क्योंकि वो निगलने में सक्षम नहीं है तो सारा खाया पिया विंड पाइप में चला जाता है यानी सांस की नली में चला जाता है और उससे न्यूमोनिया बन जाता है। तो दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक। ओके। तो ये भी मैं जनता को बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ लगे कि लकवा हुआ है तो मुंह में प्लीज़ पानी या कुछ और डालने की कोशिश ना करें। डॉक्टर साहब, वंस इट इज़ क्लियर कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है किसी भी पेशेंट को और मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पर अब स्टार्ट किया जाना है, क्या ट्रीटमेंट रहता है और कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए पेशेंट को ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? देखिए, 2 सिनारियोज इसमें काउंट होंगे कि अगर पेशेंट विंडो पीरियड में आ गया और उसकी हमने थ्रोम्बोलिसिस कर दी जो कि सक्सेसफुल हुई है, फिर तो पेशेंट इतनी जल्दी अचीवमेंट कर लेता है रिकवरी की कि उसको 2-3 दिन बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं और वो अपने पैरों से ही घर पर जाता है जी। लेकिन अगर पेशेंट लेट आया है, ऑलरेडी जो डेफिसिट, जो पैरालिसिस है वो सेट इन हो चुकी है, तो इसमें इट इज़ अ लॉन्ग रोड टू बेसिकली रिकवर। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। इट टेक्स अराउंड अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने तो एवरेज पीरियड हम देते हैं कि जिसमें थोड़ा थोड़ा पेशेंट स्टिक के सहारे चलना शुरू कर सकता है, बोलना शुरू कर सकता है, वापस से रिकग्नाइज करना शुरू कर सकता है एंड सो ऑन। बट ये प्रॉपर रिहैबिलिटेटिव और फिजिकल थेरेपी के साथ होता है।
डॉक्टर साहब, अगर एसएसपी हॉस्पिटल की रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है किसी पेशेंट को, वो यहाँ कंसल्ट करता है, क्या उसको बेनिफिट्स यहाँ से मिल सकते हैं? बेसिकली हमारे पास सारा इक्विप्ड डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी का। हमारे पास न्यूरो इमेजिंग सेंटर है अलग से। हमारे पास थ्रोम्बोलिसिस की पूरी फैसिलिटी है विद ऑल द फर्स्ट एड अवेलेबल। जैसे अगर कोई पेशेंट स्ट्रोक के उस रिगार्डिंग आएगा तो तुरंत उसका सीटी लेकर थ्रोम्बोलिसिस का डिसीजन लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया सिर्फ स्ट्रोक यूनिट में होती है जो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास पूरी रिहैबिलिटेशन टीम है जो कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी ये सब प्रोवाइड करती है। तो वी हैव अ फुल ब्लोन सेंटर जिसमें हमारे पास डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दिव्या फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर दिव्या के साथ हमने डिस्कस किया है स्ट्रोक के बारे में। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर ब्रेन से स्टार्ट होकर इसका इफेक्ट पूरी बॉडी तक जा रहा है जो कि आपको पैरालाइज्ड भी कर देता है और काफ़ी लंबे टाइम तक इस प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ता है और आपको बहुत पेशेंस के साथ अपने आप को इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके बाहर निकालना होता है। अगर इस तरह की किसी भी सिम्टम से आप जूझ रहे हैं और आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप एसएसबी हॉस्पिटल में तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर।